हेलो एवरीवन। अभी इस वीडियो में अपन प्लान बी फॉर यूपीएससी सीएससी को एक बार देखते हैं और ये भी देखेंगे कि प्लान बी जो है वो अपने प्लान ए जो कि है यूपीएससी सीएससी को क्लियर करना उसको कैसे एड करता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है कि व्हाई प्लान बी इज नेसेसरी। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि रिजल्ट्स आर बाइनरी, मतलब या तो आपको आप सक्सीड करोगे या तो आप फेल करोगे। इसके बीच में और कुछ की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। दूसरा रीज़न है कि जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी रिड्यूस होते चले जाते हैं। तीसरी चीज़ है जैसे जैसे आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ रिड्यूस होते हैं आपकी जो स्ट्रेस है और एंजाइटी है वो इंक्रीज होती चली जाती है। चौथी बात ये है जैसे जैसे आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका जो एग्जाम में परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस होता है। तो ये बहुत ही बड़ा विशियस साइकिल है जिसमें काफी एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। नेक्स्ट, मैं कुछ ऐसे भी आइडियाज बताना चाहता हूँ जो अपन एक एस्पिरेंट की तरह देखते हैं इस एग्जाम को। सबसे पहला है उसमें से सर्वाइवरशिप बायस। कई बार अपन देखते हैं कि आपके जानने वाला कोई क्लियर कर जाता है और आपको वो बताते हैं कि शायद उन्होंने उतनी टेस्ट नहीं लिखे, उतने प्रैक्टिस नहीं करी, उतनी मेहनत नहीं करी। ठीक है। और आपके अंदर एक वो थॉट बैठ जाता है कि आप शायद जैसा उन्होंने किया तो आप भी कर सकते हो, है ना। ये होता है सर्वाइवरशिप बायस, क्योंकि आप फोकस्ड हो उन्हीं को देखने में जो लोग ने सक्सेस पाया है। आप उन लोगों को नहीं देख रहे हो जो कि 99.99% ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्लियर उस एग्जाम को नहीं किया है। तो आपकी जो फोकस है वो हमेशा उसी पर रहेगी जो सक्सेस पा रहे हैं। तो ये एक तरीके का लॉजिकल एरर है, ये एक बायस है। एंड दिस इज अ रॉन्ग आइडिया टू हैव व्हेन यू आर गोइंग अबाउट योर प्रिपरेशन। आपको दोनों साइड के स्टेटस नहीं पता होते हैं। दूसरा है संक कॉस्ट पॉलिसी। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आप ऐसा सोचते हो कि अगर आपने सपोजिटली आपने 3 साल लगा दिए हैं, तो अगर आप चौथा साल निकालते हो अपना, अगर आप निकाल लेते हो एग्जाम को, तो आपके जो पहले के 3 साल है वो एक तरीके से कॉम्पनसेट हो जाएंगे। और इसी पॉलिसी के कारण काफी एस्पिरेंट्स अपने साल पर साल लगाते चले जाते हैं। तीसरा है ग्लोरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट। अब रिजल्ट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो अगर आपको सक्सेस मिल गया या किसी और को सक्सेस मिल चुका है तो आप जब उस ग्लोरिफिकेशन उसका सक्सेस का सेलिब्रेशन देखते हो और उसके मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ते हो तो आपको लगता है कि आपको भी वो चीज़ अचीव करनी चाहिए। दूसरा है ग्लोरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स में ही कि अगर आपने सक्सेस नहीं पाए, सब हो सकता है कि आप कुछ चंद नंबरों से फेल हो गए, आपको सक्सेस नहीं मिला इस बार, तो काफ़ी बार अपन अपने माइंड को ये समझा लेते हैं कि ये एग्ज़ाम ही इतना डिफ़िकल्ट है कि इस एग्ज़ाम में इतने फेलियर्स तो लगते ही हैं। जबकि ऐसा नहीं है, मतलब काफ़ी लोग कम अटेम्प्ट्स में भी क्लियर करते हैं, काफ़ी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं। तो इस ग्लोरिफिकेशन में ये भी एक नेगेटिव साइकिल है जिसमें कि एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं अपने नेगेटिव रिजल्ट्स को भी ग्लोरीफाई करके। चौथा है लोग क्या कहेंगे, कि आपने इतने साल डिवोट किए हुए हैं लेकिन अगर आपको रिजल्ट ही नहीं मिला तो बाकी लोग क्या कहेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स क्या कहेंगे, आसपास के पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। तो आप इस प्रेपरेशन में लगे रहते हो उस ताने से बचने के लिए। लास्ट है कि करियर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। ये भी एक रॉन्ग आइडिया है, काफ़ी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं। और आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का बूम हो रहा है, इसमें अलग अलग प्रकार के अनकन्वेंशनल करियर अपॉर्चुनिटीज भी बनते जा रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। काफ़ी बार लोग
प्लान बी ना होने का ये भी रीज़न देते हैं कि प्लान बी के ड्रॉबैक्स हैं। वो क्या है? सबसे पहला तो है कि प्लान ए जो कि आपका यूपीएससी सीएससी को क्लियर करना है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। ठीक है। फिर अगर आप अनकंफर्टेबल जोन आपको मिल जाता है कभी भी, तो आप बहुत लाइकली हो कि आप प्लान ए को डंप करके प्लान बी पे सीधा कूद जाओगे। हो सकता है ऐसा, पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। तीसरा है कि जब आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अपने हाथ में नहीं होते हैं, तो आपको आपका जो फाइट जो आप मारते हो, वो शायद आपके लाइफ का बहुत सबसे बड़ा फाइट होता है। मतलब ये दिस इज योर फाइट फॉर सर्वाइवल। तो इन सब का फिर सोल्यूशन क्या है? कैसे अप्रोच कर सकते हैं इन एग्जामिनेशंस को? तो मेरे हिसाब से ये है कि आपको एक रिस्क कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। और रिस्क कैलिब्रेशन में आपको आपका जो प्लान बी है वो प्लान बी ही नहीं रहेगा, वो टेपर्ड प्लान बी होगा। मैं आपको आगे समझाता हूँ ये टेपर्ड प्लान बी कैसा हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेपर्ड प्लान बी है। तो जो आपका पहला अटेम्प्ट हो वो आपका सबसे सीरियस अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी कुछ भूल चूक हो गई और आप कुछ इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप हो सकता है तो आप एक और अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है। आप सेकंड अटेम्प्ट भी ले लीजिए अगर आपको लगता है कि आप एक सीरियस अटेम्प्ट नहीं दे पाए। बट एक बार आप सेकंड अटेम्प्ट में भी सक्सेस नहीं पाते हैं, तो इट इज़ टाइम कि आप अपने प्लान बी को भी एक्टिवेट कर लें। अपने प्लान बी को एक्टिवेट कर लें। सपोजिटली आप एक दिन में 12 घंटे आप पढ़ाई कर पाते हैं या कुछ एक्टिविटी कर पाते हैं, आपका प्रोडक्टिव टाइम 12 घंटे है, तो आप शुरू करें। हो सकता है आपका थर्ड अटेम्प्ट में कि आप 50-50 टाइम डिवोट करें, जिसमें प्लान ए आपका 50 हो और प्लान बी मतलब 6 + 6 आवर्स। ठीक है। और ऐसे करते करते अपने सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में आप इंश्योर कर लीजिए कि जो लास्ट है वो 20:80 के रेशियो में रहे। आपके जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो इसी रेशियो में बढ़ जाएं। ये जो टाइम आप डिवोट कर रहे हैं प्लान बी को, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हो सकता है कि आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई इंटर्नशिप करने लग गए, या फिर आप कहीं पे कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, या फिर आप कोई एक जॉब सीख कर रहे हैं जो कि मतलब हो सकता है कि पार्ट टाइम जॉब हो, जो कि हो सकता है जैसे आप यहाँ पे अगर 6 आवर्स डिवोट कर रहे हैं तो ये 6 आवर्स का पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। ठीक है। बट कुछ करिए, मतलब उसे खाली ना छोड़िए। तो जब आप इस तरीके से अपने प्लान ए और प्लान बी को बैलेंस करेंगे, एक बैलेंस क्रिएट करेंगे इस टेपरिंग, जैसे ये लाइन है इसके अलोंग आप टेपर कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से टेपर करेंगे तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और इससे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एल्गोरिदम बनाया है जिसमें कि आप अपने अटेम्प्ट को एसेस कर सकते हैं कि आपको जो अगला अटेम्प्ट है उसमें प्लान बी कहाँ आ सकता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको ये मतलब असेसमेंट करना है कि आपने जो अटेम्प्ट दिया है वो क्या सीरियस अटेम्प्ट था कि नहीं था। ठीक है। ये आप ही बता सकते हैं, कोई और आपके लिए नहीं बता सकता है। आपको ये पता है कि क्या क्या चीज़ें, जैसे आंसर राइटिंग है या प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मान लीजिए आपने 5,000 6,000 आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, रिवाइज किए हैं, PYQ 20 साल का सॉल्व किया है, और वैसे ही आंसर राइटिंग मेंस के लिए किया है, अपने ऑप्शनल को आपने तैयार कर लिया है कि एनी डे आपके 270 280 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो एक तरीके का आपको पता है कि सीरियस अटेम्प्ट क्या होता है। उस बेसिस पे आप अपने आप को असेस करें कि आपका सीरियस अटेम्प्ट था या नहीं था। अगर था और फिर भी आप सक्सेस नहीं पाए, तो आप टेपर्ड प्लान भी जा सकते हैं। ठीक है।
दूसरे तरफ अगर आपका आंसर नो है कि नहीं, मैंने अपना सीरियस अटेम्प्ट नहीं दिया था, मैंने पूरा 100% नहीं दिया था अपने प्रिपरेशन में इस बार, तो आप प्लीज़ ऑनेस्टली इस चीज़ को ऑनेस्टली करें कि आप जो फैक्टर्स हैं जिसने कि आपको रोका एक सीरियस अटेम्प्ट लेने से, उनको एसेस करें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आप अपना एक सीरियस अटेम्प्ट नहीं दे पाए। ठीक है, इसके दो फैक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, एक ये कंट्रोलेबल हो सकता है, कंट्रोलेबल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपको प्रिवेंट कर रहे हैं सीरियस अटेम्प्ट लेने से, या फिर नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर आपके फैक्टर्स नॉट कंट्रोलेबल हैं तो आप एक काम करें, उन फैक्टर्स को कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हुए अपने प्लान बी को परस्यू करें। ठीक है, उसके बाद अगर ये फैक्टर्स कंट्रोल में आ जाते हैं तब हम यहाँ से इस प्रोसेस को ले जाएंगे। लेकिन अगर अभी भी कंट्रोल में नहीं आते हैं तो आई थिंक इट इज़ टाइम कि आप अपना करियर प्लान बी में बनाना शुरू कर दें। तो यहाँ पे ये जो आप परस्यू करेंगे प्लान बी को, तो ये भी आप एक तरीके से टेपर्ड ही कर सकते हैं, लेकिन इस समय आप अटेम्प्ट मत लीजिए। मतलब यहाँ पे आप अपना जो अटेम्प्ट है वो स्किप कर सकते हैं अगर आपको फील होता है, क्योंकि अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपको रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरे साइड पे देखते हैं, अगर आपके जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रोलेबल है तो दो चीज़ें फिर क्वेश्चन में आती हैं कि क्या आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आप ले रहे हो उसके गिवन द टाइम ऑफ प्रिपरेशन उसके विद इन आप कंट्रोल कर सकते हो, या आप विद इन द गिवन टाइम जो प्रिपरेशन के लिए है उसके अंदर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो अगर वो बाहर है, मतलब कि अगर आपके प्रिपरेशन पीरियड के बाहर है उस चीज़ को कंट्रोल करना, तो इट इज़ बेटर कि आप स्किप करें उस अटेम्प्ट को और अपने प्लान बी को परस्यू करें। ठीक है, हो सकता है कि ये साल का अटेम्प्ट ना दें और अगले साल के अटेम्प्ट को आप सीरियसली प्रिपेयर करके दें। ठीक है, लेकिन अगर आपका विद इन गिवन प्रेप पीरियड आपका ये जो फैक्टर्स हैं वो आप कंट्रोल कर पाते हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कंट्रोल कर लूँगा। बहुत चीज़ें होती हैं जैसे कि आंसर राइटिंग आपने नहीं किया हो सकता है कि आपने प्रीलिम्स के उतने क्वेश्चन नहीं लगाए हो सकता है सी सैट में आपको दिक्कत हो रही हो सकता है कि आपको आपका ऑप्शनल पूरा प्रिपेयर्ड नहीं हो, है ना। तो ये सारे अगर फैक्टर्स हैं और आप इस गिवन पीरियड में कंट्रोल कर लेते हो तो गो अहेड, गिव योर बेस्ट शॉट। यहाँ पे अपना सीरियस अटेम्प्ट आप दे दीजिए। इसके दो आउटकम्स हो सकते हैं, या तो सक्सेस, आपका नाम पीडीएफ में आ गया, या तो दूसरा जो कि टेपर्ड प्लान भी है। तो एक बार आप इस एल्गोरिदम को दोबारा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी बहुत मतलब इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू स्टेज तक गए हैं बट अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट नहीं हुए, उनके भी एक्सपीरियंस में ये काफ़ी ज़्यादा वैलिड बैठता है। तो आप इस एल्गोरिदम को अपने दिमाग में एक बार ज़रूर दोहराइएगा और इसके अकॉर्डिंग ही कुछ प्लान कर सकते हैं तो करिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा, जो आपका सक्सेस है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री थिंग्स, जो कि है प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंसी और आपका लक। और ये जो दो हैं प्रोडक्टिविटी और कंसिस्टेंसी, ये आपके हाथ में है। दीज आर द कंट्रोलेबल फैक्टर्स। ठीक है, लक आपके हाथ में अनफॉर्चुनेटली आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप इन पे ध्यान दें, इनको क्वांटिफाई करें, इन पे इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते रहें। और आप हो सकता है कि किसी और का लक देख के आप सोचें कि मैं इतना लकी क्यों नहीं हूँ, तो वो सबसे आपको सिर्फ स्ट्रेस आएगा, आपको लगेगा कि कितना अनफेयर है कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ फिर भी नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप समझें कि इक्वेशन में लक भी आता है, बट मेरे हाथ में जो चीज़ें हैं क्या मैंने उसमें अपना 100% दिया, ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आपने दिया है तो इट इज़ टाइम टू मूव ऑन, और अगर आपको सक्सेस नहीं मिला तो, क्योंकि इक्वेशन में
एक ऐसे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी होते ही हैं। लास्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये डिस्क्लेमर कि नथिंग इज रिटन इन स्टोन। यहाँ पे जो भी बातें बताई जा रही हैं वो ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, बट क्योंकि ऐसी बातें बहुत जगह करी नहीं जाती हैं तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स मिसलीड हो जाते हैं। मेरा मकसद इस वीडियो से बस यही है कि आप जाने दूसरे साइड के भी सिचुएशन को, और उस सिचुएशन के साथ अपना जो स्टेप है वो ध्यान से लें, है ना। इन्फॉर्म्ड होना चाहिए आपका जो नेक्स्ट स्टेप है। अब इस एल्गोरिदम के बेसिस पे आप अपना भी कुछ बना सकते हैं, बट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको आप you start paying attention to these things, the plan B as well. As again, thank you for watching my videos, and I'll see you all in the next video. Thank you so much.